So very good morning to you all, and today we are going to see the implications of National Agriculture Policy 2000. Before that, we have seen the features of National Agriculture Policy, for which a bigger question can come for 15 marks or like that. So you need to prepare this, make notes out of it. Okay, I'll share the reference material with you. If you have any kind of doubt, any kind of concept related डाउट कि एक टिपिकल वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसका एक्चुअल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पूरी की पूरे कंसेप्ट ही, तो प्लीज़ प्लीज़ आस्क मी. आई ट्राई टू आंसर इट, आई ट्राई टू सॉल्व दैट डिफ़िकल्टी. अगर नहीं होता है तो आई सर्च फॉर इट एंड देन आई कम बैक टू यू. ओके, सो we are starting with this implications part today. Let me go to that slide. Okay, so हमने एक वीडियो देखा था जिसमें देखा था कि सब्जी मंडी में, ओके, मंडी में मतलब जहाँ पर जो फार्मर्स है, किसान है, आकर कैसे बीड करते हैं, वो कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं. और हमें ये भी पता चला था कि हमारे मंडी में हमारी जो सिस्टम है वहाँ पर किसान को प्राइस टेकर होना पड़ता है, नॉट द प्राइस मेकर. ओके, so let's see the implication. First is macro management approach. Okay, the policy implies the changing the approach of addressing agricultural sector from schematic approach to macro management approach. National Agriculture Policy का एक अप्रोच उनको चेंज करना है फ्रॉम द स्कीमेटिक अप्रोच टू द मैक्रो मैनेजमेंट अप्रोच. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सपेक्टेड टू अज्यूम द रोल ऑफ एडवोकेसी, articulation and facilitation to help the states in their efforts towards achieving accelerated agricultural development. इसका मतलब है कोई भी डिसीजन सेंट्रल लेवल पे हो तो उसका ट्रिकल डाउन स्टेट से होकर एक एक छोटे छोटे लेवल तक फार्मर तक आना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवोकेसी का रोल करना चाहिए टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी. आर्टिकुलेट कि क्या करना है, क्या करना नहीं है, कैसे रूल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए. और ये इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है, वो जो पॉलिसी है उसका काम करने का जो पार्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे आकर रुकता है. ओके, कि स्टेट गवर्नमेंट को आगे जाकर किसानों की मदद करनी है थ्रू हायरार्की. हमारे पास बहुत अच्छी वाली हायरार्की है. हमारे पास लोकल गवर्नेंस है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, महानगर पालिका, और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स भी रहते हैं, कलेक्टर्स जैसे, तहसीलदार जैसे. सो all these schemes or all these initiatives taken by government should be flown, trickled down, okay, towards farmer, and they should reach the farmers, or they should reach the roots. That's what a macro management approach is. Efficient use of natural resources. Efficient use of natural resources like soil, water, biodiversity and environment are essential and sustainable agriculture. सो मला नाही वाटत की मी तुम्हाला काहीतरी एक्स्ट्रा सांगायची गरज आहे की नॅचरल रिसोर्सेस, नैसर्गिक संसाधनं किती चांगल्या प्रकारे वापरणं गरजेचं आहे, किती एफिशियंटली वापरणं गरजेचं आहे, कारण ती अतिशय फीवर आहे, ती अतिशय एक्सटिंक्ट होण्यासारखी आहे, ती निसर्गाने बनवलेली आहे, ती आपल्याला बनवता येत नाही. ओके, सो जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेस है दे आर पेरिशेबल, वो कभी भी मतलब वो खत्म हो सकते हैं, और इसीलिए जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका हमें पूरा का पूरा इस्तेमाल करना है. अगेन दैट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अगर आपको लास्ट ईयर का के बारे में याद है जिसमें आपने पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, और दैट्स व्हाई एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज वेरी necessary. The policy suggested that sustainable agriculture should be promoted through technically sound, economically viable, environmentally non-degrading and socially acceptable use of natural resources. The same point we have seen through the features, if you know कि हमें कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो हमें टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, ये सबका मतलब सबका ख्याल करना है
और उसके साथ साथ सोसाइटी का भी ख्याल करना है कि ये सब टेक्निक सोसाइटी को भी अवेलेबल होनी चाहिए. ओके. Therefore, the policy aimed to promoting special measures for conserving soils and enriching the fertility. Watershed approach, promotion of balanced and optimum use of fertilizers together with organic manures, etc. तर काय काय करायचंय की हे सगळं करण्यासाठी एफिशियंट यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्स असण्यासाठी ह्या पॉलिसी असं एम करते की सॉइलचं कन्झर्वेशनसाठी प्रयत्न केली पाहिजे. तिचं फर्टिलिटी म्हणजे मतलब प्रोडक्टिविटी. ओके. सॉइल की कुछ क्रॉप को उगाने की क्षमता ती वाढली पाहिजे त्या मातीची. वॉटरशेड अप्रोच असला पाहिजे आणि बॅलन्स्ड आणि ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलायझर्स. अति वापरायची नाहीयेत, वापरायचं नाही असं पण करायचं नाही. ऑप्टिमम जितका पाहिजे तितका फर्टिलायझर्सचा आणि त्यातही जास्त ऑर्गॅनिक मॅन्युअर जे तुमच्या शरीराला कमी घातक असतात अँड विच इज गुड इन ओव्हरऑल फॉर ऑल दीज सॉइल, एन्व्हायरमेंट, इकॉनॉमी, सोसायटी या सगळ्यासाठी ते खूपच वायबल, खूपच युजफुल असतात. Okay, so that concludes efficient use of natural resources. The third one is adequate and timely inputs. Another important area of focus was on providing adequate and timely inputs credit, uh, including credit in the sense आप जो input डाल रहे हो, जिस इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, तो जब चाहे आपको आपका कैपिटल भी बढ़ाना चाहिए और उसके लिए आपके पास क्रेडिट की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए. They should be available with you. This is aimed to be achieved by creating favorable atmosphere for public and private capital formation, providing microcredit. So, कैपिटल फॉर्मेशन करना मतलब आपके खेती के लिए ज्यादा इनपुट्स डालना, जितने चाहिए उतने, और उसके लिए पैसे लगते हैं. डेफिनेटली कैपिटल इंक्लूड्स मनी ओनली. सो जब भी आप ऐसा फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हो जिससे लोग, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आकर खेती के पूरे मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करे, तो आपको कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत है. और उसके लिए माइक्रो लोन्स जैसे, माइक्रो क्रेडिट्स जैसे बहुत ही ज्यादा तरीके जो इस्तेमाल करने पड़ेंगे और जिनको प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा उनके बारे में कि ऐसे प्रोग्राम्स है और पीपल शुड यूज दैट. Okay, generally so many people doesn't know about don't know about microloans, and again that becomes a very crucial thing because these are the loans that promote or motivate them to start a new business related to agriculture, gruhodyog, kutirodyog. Okay. Mainstreaming gender concerns. The policy took into consideration regarding importance of mainstreaming gender concerns in agriculture with appropriate structural, functional and institutional measures for empowerment of women. मी तुम्हाला लास्ट लेक्चर मध्येच म्हटलं होतं, मला वाटतं, इन इंडिया देर आर multiple states in which a woman cannot be a landowner. She cannot be the farmer or the land owner exact in the words. She can work for land, she can be a worker, लैंड वर्कर, बट शी कैन बी लैंड ओनर. और ऐसे ऐसे जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है विच आर against gender equality, and they are providing actually hurdle during the development of agriculture. Okay, अगर ज्यादा महिलाएं काम कर रही है तो उनको ज्यादा हक मिलने चाहिए. That's simple what status that we are advocating, and even this policy is advocating this concern. Okay. टेनन्सी रिफॉर्म्स. टेनन्सी म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं रेंटल अग्रीमेंट जनरली किंवा रेंट रिलेटेड गोष्टी. सो द इम्पॉर्टन्स ऑफ टेनन्सी रिफॉर्म्स. राईट ऑफ टेनन्स. टेनंट्स म्हणजे ज्यांनी भाड्याने घेतलेलं असतं ते, सो भाडे करू. Okay, so right of tenants and sharecroppers was also identified as important factors for attaining equity. So not only the farmers or the landowners, okay, but the workers who are working and sharing their whole life to the agriculture field. So they need to get that much kind of output through their input. सो इसके लिए ये टेंडेंसी रिफॉर्म है. जो भी मैं डाल रही हूँ, जो भी एज अ खेती में काम करने वाला लेबर,
मैं डाल रही हूँ खेती में, उसका आउटपुट भी मुझे उतना ही एफिशिएंट मिलना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ओके। और उसके लिए टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स जैसी चीजें आज हमारे सोसाइटी में है, हमारे लॉ में है, और उनका ज्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना भी जरूरी है थ्रू दिस पॉलिसी, ओके। Yes. Therefore, the policy focused on consideration of land holding, redistribution of sealing surplus land and wastelands around the landless farmers, unemployed youth with initial capital and tenancy reform. सो हेही आपण बघितलं होतं, जर तुम्हाला आठवत असेल तर, की थ्रू दिस टेनन्सी रिफॉर्म्स आपल्याला ज्यांच्याकडे ऍक्च्युली कष्ट करण्याची ताकद आहे पण जागा नाहीये, अशा लोकांना लँड रिडिस्ट्रीब्युशन करणं आणि त्याच्या बरोबरीने त्यांना पुढे येण्याची संधी देणं, ह्या गोष्टी या पॉलिसी थ्रू इम्प्लीमेंट करायचा विचार केलेला आहे. सो जिनके पास भी लैंड नहीं है उनको एक्चुअल में लेकिन काम करने की आदत है, काम करने की इच्छा है, तो उनको ये जो बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, सरप्लस लैंड है जो ज्यादा के, वो मिलने चाहिए. इसके लिए लैंड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, ओके. लेकिन आप एक मेजर इम्पॅक्ट यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास 200 एकड़ का लैंड है, ओके, माझ्याकडे 200 एकरची जमीन आहे, देन आई एम नॉट यूजिंग इट एक्चुअली, इट्स अ बैरन वेस्ट लैंड, okay. I'm using just 100 acres of it or 150 acres of it, and 50 acres is just like that, lying like only that. Nobody is doing any cultivation on that land. So will I be very happy to share that land or redistribute that land to a person who doesn't own the land just because he wants to work? सो दॅट इज अ मेजर प्रॉब्लेम. तुम्हाला असं वाटतं का, जरा तुमचे माईक उघडा आणि मला सांगा की जर माझ्याकडे 200 एकरची जमीन आहे, ओके, तो आउट ऑफ 200 acres of my land, 150 is I'm using, okay, 50 is like lying around like that only, it's just wasteland, okay. So क्या गवर्नमेंट ऐसा अगर कानून करे तो बोल देती है कि 50 एकर्स जो भी ऐसे ही लाइंग अराउंड लैंड है, 50 एकर्स, ओके, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड और ह्यूज स्क्वायर फुटेज. सो अगर इतना लैंड है, देन आई डोंट नीड, गवर्नमेंट विल रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड टू अदर पर्सन. लेकिन लैंड तो मेरी है, राइट, मेरे पुरखों से आई हुई जमीन है. अगर तो क्या ये लैंड ओनर्स एक्सेप्ट करेंगे? प्लीज डू टेल मी, आई एम आस्किंग यू. रिअली तुम्हाला ऍटलिस्ट त्यांच्या बाजूने किंवा त्यांच्या अगेन्स्ट कोणाच्याच बोलता येत नाहीये? माझ्याकडे एक माझे छोटे मित्र येत होते 9th स्टँडर्डचे, they were also talking about land reforms and cool kaida. You're not able to do that, you need to think about it, okay. These are the matter that you will be handling in future. So जर माझ्याकडे लँड असेल 50 acres lying around like that, then I'll not let anybody to use that. मैं किसी को वो लेकर मतलब ऐसे ही क्योंकि अंडर कल्टीवेशन आ जाए ऐसे देने वाली नहीं. इसका मतलब मैं लैंड रिफॉर्म्स के लिए रेडी नहीं हूँ एज अ ओनर, लैंड ओनर, जमींदार या फिर द पीपल हु ओन्स द लैंड, ओके. लेकिन जो सरकार है वो चाहती है कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, और ऐसे लोग हैं जिनको ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड चाहिए. इसका मतलब देयर विल बी कन्फ्लिक्ट इन अ सोसाइटी. कोई पार्ट को लगेगा कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, कोई पार्ट को लगेगा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. और जैसे ही ये रिफॉर्म्स के अंडर कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हो जाते हैं, भांडण शुरू होता है, क्या होता है, वो डायरेक्टली कोर्ट में जाता है मामला, और उसके बाद बहुत देर तक ये चलता रहता है, नथिंग हैपन्स देयर, ओके. ओके. सो इफत आपने बोला कि यू शुड बी स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन द लैंड एंड गिव टू अदर लैंड ओनर फॉर ट्रेडिंग. कुड यू प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन, अगर आपको मतलब मुझे आपका पॉइंट समझ में आ रहा है कि रादर देन गिविंग इट टू द मोर नीडफुल यूथ जिनको ये काम करना अच्छा लगेगा, उनको काम की जरूरी है, और दूसरे ट्रेडर को लैंड देना है, ऐसा आप बोल रहे हो क्या? ओके. I'll be waiting for your Yes, explanation. ma'am. Okay, so
ऐसे होकर क्या आपको लगता है कि अगर मैंने दूसरे ट्रेडर को लैंड दिया तो वो और लोगों को फायदा करके देगा, या फिर ही विल जस्ट यूज इट, मतलब यूज इट फॉर हिज ओन प्रॉफिटेबिलिटी? जो अंडर अचीव्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ये जॉब मिल सकते हैं, जिनको जॉब नहीं है उनको, आपको लगता है? सी इट्स नॉट दैट, अगर आपने ऐसे बोला होता कि देना चाहिए तो मैंने उलट मतलब अपोजिट साइड में ही बोला होता, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन डजेंट मैटर। ओके, मैं आपका वो ओपिनियन जानना चाहती हूँ इसीलिए। सो डेफिनेटली आपका पॉइंट वेरी वैलिड है कि आप दूसरे ट्रेडर को दो अगर नहीं देना है तो, लेकिन क्या मैम इस आई एम नॉट श्योर के वो लोग मैम आई एम नॉट श्योर कि वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को देंगे पैसे या फिर प्रॉफिटेबल खुद ही के लेंगे, क्योंकि नाउअडेज अभी सब लोग अपना ही प्रॉफिट देख रहे। या डेफिनेटली, सो दैट्स द वरीसम फैक्टर, और इसीलिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। और अगर आप देखो तो मतलब इसके लिए अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है कि शायद उनको ऐसे जॉबलेस यूथ को अगर मैंने लैंड दी तो ये मेरे पुरखों की जमीन है, क्यों दूं मैं, ऐसा एक फैक्टर होता है। या फिर दूसरा फैक्टर ऐसा होता है जो ये यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनको लैंड मिलने के बाद उनको बहुत ही काम करना पड़ेगा, और इनको मिलनी चाहिए क्योंकि दे आर विलिंग टू वर्क, कि वो काम करने के लिए रेडी है और उनको ये करना ही चाहिए। इसीलिए विनोबा भावे नाम के जो बड़े हस्ती थे, तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स, भूदान चळवळ नाम की एक शुरू की थी, एक कैंपेन शुरू की थी। ओके, जिसमें जिसके पास एक्सेसिव लैंड है वो श्रमिक लोगों को देनी थी। सो दैट वाज लेड बाय विनोबा भावे। ओके, सो दिस इज लाइक वन ऑफ दिस काइंड। लेकिन इसके लिए ना एक डायलॉग होना जरूरी है, एक कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ कम्युनिकेशन अमंग फार्मर्स, वर्कर्स वर्किंग ऑन लैंड्स, वर्कर्स वर्किंग फॉर लैंड ओनर्स, एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट के सभी सभी स्टेक होल्डर्स। तो ये सबके बीच में एक अच्छा सा कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ओके, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, ये जो 6th पॉइंट है वो देखते हैं। National agriculture policy had main implication of promoting private sector partnership through contract farming and land leasing arrangement to allow accelerated technology transfer, capital inflow and assured markets. तो ये सब भी हमने एक्चुअली देखा था, जो आपके फीचर्स है उनके थ्रू ही आपके इम्प्लीमेंटेशन आते हैं, अगर आपको पता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है जहां पर आपको प्राइवेट सेक्टर को एग्रीकल्चर में खींच कर लाना है, उनको एक्चुअली अट्रैक्ट करना है कि वो वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी वेरी हार्ड जॉब, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे बहुत ही कम मतलब जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, जस्ट दैट प्रॉफिट इज वेरी नॉट लाइक मे बी टाइप वाला प्रॉफिट। ओके, मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वर्कर्स, इट डिपेंड्स ऑन वेदर, इट डिपेंड्स ऑन फार्मर्स, और इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट आर involved in external environment, and the private businessmen have not have no control over it. Okay, so they are not encouraged to invest in such sectors, and that is a very bad outcome or bad byproduct of एग्रीकल्चर सेक्टर की। बहुत ही अनरिलायबिलिटी है कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि आज मेरा इतना प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा। एंड दैट्स वाई प्राइवेट फर्म्स और जो भी प्रॉफिट सीकर फर्म्स है, उनको क्या लगता है प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो ही नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो थोड़ा मतलब कचरतात ते इन्वेस्ट करायला। ओके, private sector participation in agriculture in various states has been successful and led to increase in agricultural productivity. पण आतापर्यंत जी काही थोडी थोडी त्यात प्रायव्हेट सेक्टरने केलेली इन्व्हेस्टमेंट आहे व्हेरियस सेक्टर्समध्ये, व्हेरियस स्टेट्समध्ये ऑल्सो। ओके, सो इट हॅज बीन सक्सेसफुल, कारण प्रायव्हेट सेक्टरला एफिशियन्सी लागते आणि मग एफिशियन्सी ते तुमच्याकडून काढून घेऊ शकतात।
because they want profit, they want hardcore profit, and they have cutthroat competition. They have so many enemies to compete with in the market, so they want full efficiency, they want full profit, और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। क्या आपको ऐसे कोई एग्जांपल पता है जहां पर आप देख सकते हो कि प्राइवेट पार्टनरशिप हुआ है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर का मे बी नॉट पार्टनरशिप, मे बी प्राइवेट सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया है, ऐसे कुछ? पतंजलि जैसे जो कंपनी है, जो मेडिसिनल प्लांट के लिए मैंने आपको बताया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पूरे के पूरे गांव के जो भी फसल है वो खरीदते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, एक फिक्स्ड प्राइस पे, और वो उसका फायदा गांव वालों को भी देते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है, राइट? कौन सा पीक कैसे लेना, पीक इन द सेन्स क्रॉप, टाइप ऑफ क्रॉप कोण सा कैसे लेना चाहिए, कसं त्याला काय प्रकारे त्याची डेव्हलपमेंट केली पाहिजे, काय प्रकारे त्याला फर्टिलायझर्स घातली पाहिजे, सगळंच्या सगळं त्यांच्याकडून प्रोव्हाइड केलं जातं. दॅट्स वाय farmers has the job to do in the field, and also they get knowledge against this contract farming. So there is what we can say knowledge spillover. जो मेडिसिनल प्लांट्स रिलेटेड नॉलेज है प्राइवेट पार्टनर्स के साथ, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाता है. हमने देखा था कि स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी स्पिल ओवर, एक सेक्टर से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसका दूसरे सेक्टर में इस्तेमाल करना, उसके ही जैसा नॉलेज स्पिल ओवर रहता है, और उसकी वजह से फार्मर्स का बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होता है. ओके तो मैंने आपको एक एग्जांपल तो बता दिया, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो. लेट्स गो अहेड. सो ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी की, सो दिस काइंड ऑफ रिवोल्यूशन इज व्हाट वी वांट. रेनबो रिवोल्यूशन, हमें पता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज्यादा होना, दैट इज अ ग्रीन रिवोल्यूशन. व्हाइट रिवोल्यूशन वाज अबाउट मिल्क प्रोडक्शन. डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैज प्रमोटेड दिस व्हाइट रिवोल्यूशन. ओके ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करना. जर्सी गाई त्यावेळी वापरात आणल्या गेल्या, वापरात म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या दुधाचा वापर वाढवण्यात आला. येलो रिव्होल्यूशन इज ऑइल सीड्स, इन्क्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑइल सीड्स. ब्लू रिव्होल्यूशन इज द राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज. फिशरीज मतलब जो ओशन से हमें मिलते हैं, राइट? ओशन, रिवर्स. सो we need to improve in that sector also. Red or pink revolution is a tomato or meat. So ये इनका भी प्रोडक्शन बढ़ाना, पशुपालन से और टोमेटो जैसे एक क्रॉप से आपका बहुत ही रिवोल्यूशनाइज हो सकता है सेक्टर. डू यू नो वन थिंग, इंडिया में बहुत ज्यादा पल्सेस उगाए जाते हैं. ओके पल्सेस म्हणजे कडधान्य. तो बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं पल्सेस, लेकिन फिर मटकी, मूंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेकिन फिर भी इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है पल्सेस. इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस. सो जब मैं पढ़ रही थी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो उस टाइम मुझे ये मतलब ये पता चला था कि अगर इंडिया अपना पल्सेस का भी प्रोडक्शन बढ़ाए तो बहुत ज्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड पे फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत इंपोर्ट कम करेंगे पल्सेस का, आज जो हम कर रहे हैं बहुत ज्यादा. Then golden revolution is for fruits like apples and vegetables, so that we need to improve food and vegetable. Gray revolution is fertilizers. मतलब we don't need to increase the use of fertilizers, but we need to make it make the optimum utilization of fertilizers. जितने चाहिए, जैसे चाहिए, अच्छी क्वालिटी के चाहिए, और कुछ आर्टिफिशियली करना नहीं है. जनरली ऑर्गेनिक, we will try to achieve organic. Then black brown revolution is a petroleum product, non conventional energy sources. So petroleum product is the product coming out of crude oil, or we are extracting crude oil, खनिज तेल एक्सट्रॅक्ट करतो आपण, and then we are making this petroleum product, and non conventional energy sources. So we need to shift from petroleum products or the conventional energy sources
to the non-conventional energy sources like biogas, then wind energy, solar energy, etc. Then silver revolution is about eggs. Provided that आपका पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है तो आपको वो डेवलप पोल्ट्री फार्म्स जो भी है इंडिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड इनको इम्प्रूव करना, दैट इज अ सिल्वर रिव्होल्यूशन. अँड राऊंड रिव्होल्यूशन इज फॉर पोटॅटोज. सो तुम्ही बघा नुसते बटाटे हे सुद्धा आपल्या जेवणात किती असतात. We use a lot of potatoes, and then we need to import them. आपल्याला इम्पोर्ट करायला लागतात अशा गोष्टी. सो वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पिछले बहुत महीनों से. आत्मनिर्भर होना मतलब क्या? हमें डायरेक्टली सब कुछ सब हम सिर्फ ये बात करते हैं अरे हम कैसे करें, हमारे पास प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है. लेकिन आत्मनिर्भर होना इसका मतलब जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश करना उतनी एफिशिएंटली. आज से डायरेक्ट बैन नहीं करना है प्रोडक्ट, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना है, इंपोर्ट एफिशिएंसी. Okay, so that is round revolution or all this rainbow revolution that comes under agriculture field. Okay, let's see the next subtopic. We have seen first that National Agriculture Policy 2000, and this one is agricultural price policy. Okay, this is another subtopic. तो इसमें ये बहुत ज्यादा चीजें जो आपको देखने पड़ेगी. मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका मतलब क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइस का मतलब क्या है, इशू प्राइस का मतलब क्या है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस क्या है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस CACP क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI क्या है. सो दीज आर द टर्म्स एंड ऑल्सो सो मेनी अदर्स. ओके, दीज आर द टर्म्स दैट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी कि कैसे प्राइसिंग होता है हमारे फील्ड में. ओके, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. The initial price policy at the dawn of independence was to the large extent based on plethora of controls exercised during the Second World War. So जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही सेकेंड वॉर भी तभी, वर्ल्ड वॉर भी तभी खत्म हुआ था, तो जो रूल्स इंप्लीमेंट किए गए थे टू द एक्सटेंट हमने वही फॉलो करना शुरू किया था. इनिशियल प्राइस पॉलिसी हमारी वैसी ही थी कि ड्यू टू वॉर बहुत ही प्राइस बढ़ चुके थे और हम भी वो बढ़े हुए प्राइस को टैकल कर रहे थे, इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, एंड दैट वाज आवर इनिशियल प्राइस पॉलिसी. लेकिन ये होते हुए भी फार्मर को बहुत कम पैसे मिल रहे थे क्योंकि बीच वाली व्हाट वी आर सेइंग इंटरमीडियरी पीपल, राइट? सॉरी. It included rigid controls on movement of crops from one state to other. तो क्या था ऐसे कंट्रोल? पहले तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब एक क्रॉप लेकर जा रहे हो बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो आप बहुत कंट्रोल थे, बहुत ही रूल्स, मतलब खूब कड़क रूल्स होते कि तुम्ही देयर वेर लॉट ऑफ कंट्रोल्स एंड रिजिड कंट्रोल्स फॉर द मूवमेंट. आप नहीं मूवमेंट कर सकते थे, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे. प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू अ कंपल्सरी लेवी ऑन प्रोड्यूसर्स एंड मिलर्स. तो मतलब आप मतलब जो भी अनाज उगता है वो उसका प्रोक्योरमेंट करना ही करना है. मील वालों को, प्रोड्यूसर्स को, जो भी मैन्युफैक्चरर सेक्टर में है उनको वो अनाज प्रोक्योर करना ही करना है. आज उनके पास ऑप्शन है कि ये अनाज में लूं या ना लूं. ओके, लेकिन उस टाइम था जो भी बनेगा वो ही आप खरीदोगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन. देन ओपन मार्केट परचेसेस, मतलब कंट्रोल्स, आप ओपन मार्केट में जाकर मतलब उसकी खरीदारी होती थी क्रॉप्स की. तो जनरली अभी के लिए क्या है, मंडी में जाकर एक प्राइस फिक्स होता है और उस प्राइस को किसान अपना अनाज बेचते हैं. लेकिन ऐसा नहीं था, ओपन मार्केट में जाकर बेच रहे थे. एंड रेशनिंग इन पार्शली ऑल द स्टेट्स. सो रेशनिंग होत होतं की किती परचेस केलं जाऊ शकतं, किती खाल्लं जाऊ शकतं, किती लोकांपर्यंत पोहोचू शकतं. सो इन एंड ऑल वी कैन से दैट देयर वॉज वेरी रिजिड सिस्टम. बहुत ही मतलब रूल्स से बनी एक सिस्टीम थी. एकदम कठोर असे नियम होते की ज्याच्यामुळे तुम्हाला खूप नियमांना सामोरं जाऊन शेती किंवा ॲग्रिकल्चरल फील्ड खूपच कंट्रोल्ड झालं होतं. ओके, फॉलोइंग द रेकमेंडेशन्स ऑफ द फूड ग्रेन्स पॉलिसी कमिटी ऑफ 1947. जेव्हा फूड ग्रेन्स पॉलिसी कमिटी 1947 ने त्यांची रेकमेंडेशन दिली
फॉर प्रोग्रेसिव डी कंट्रोल म्हणजे कंट्रोल कमी करत आणणं, कंट्रोल को कम करना. ये पॉलिसी प्रोग्रेसिव डी कंट्रोल के लिए फूड ग्रेन्स कमेटी ने 1947 में दी थी. रिस्ट्रिक्शंस वेर रिलैक्स, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिलैक्स कर दिए गए. However, a food crisis appeared in 1948 and food prices rose substantially. 1948 ला आपल्याकडे फूड सिक्युरिटीचा खूप मोठा प्रॉब्लेम झाला की ज्याच्यामुळे आपल्याला आपल्याच देशात अन्न पुरत नव्हतं. हमें हमारे देश में बहुत रेशनिंग करना पड़ रहा था और फूड क्राइसिस बहुत ही बढ़ रहा था. और इसकी वजह से जो भी प्राइजेस थे फूड आइटम्स के, अनाज के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए. अकॉर्डिंगली कंट्रोल्स वेर इंट्रोड्यूस, और उसकी वजह से फिर से कंट्रोल्स, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसके बारे में. सो कंट्रोल्स वेर री इंट्रोड्यूस्ड. ओके, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी 1957. अब ये दूसरी टाइप की कमेटी. ओके, पहली थी फूड ग्रेन्स पॉलिसी कमेटी 1947. अब ये है फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी 1957, कॉलिंग फॉर सोशल कंट्रोल ओव्हर होलसेल ट्रेड इन फूड ग्रेन्स. सो समाजाने कंट्रोल आणायचा होलसेल ट्रेड वरती. इन द सेंस आपको फार्मर को अच्छा पैसा देना है, ट्रेडर्स को उतना पैसा, मतलब उसके हिसाब से पैसा देना है. देयर इज अ ह्यूज गैप कि फार्मर्स को क्या मिल रहा है और ट्रेडर्स को क्या मिल रहा है. फार्मर इज द वन हु इज एक्चुअली डूइंग द वर्क इन द फील्ड, लेकिन उसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं. अकॉर्डिंगली ट्रेडर को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. सो they need social control over the wholesale trade in food grains, and its subsequent endorsement by the National Development Council in November 1958. और इसका एंडोर्समेंट, ये पॉलिसी का फूड ग्रेन्स इंक्वायरमेंट कमेटी 1957 के जो भी रिकमेंडेशंस थे उनका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन नवंबर 1958 में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए endorse कर दिया गया. The government of India experimented with the states trading in food grains in April 1959. आणि गव्हर्नमेंटने जे स्टेट फूड ग्रेन मध्ये म्हणजे जास्त चांगल्या प्रमाणावर काम करू शकतात अशा स्टेट बरोबर एक्सपेरिमेंट केला. और उस एक्सपेरिमेंट इट वॉज डन इन एप्रिल 1959. According to this scheme, state trading was to be confined to टू मेन कमोडिटीज. तो स्टेट ट्रेडिंग था वो दो कमोडिटीज के लिए कंट्रोल किया गया, व्हीट और राइस. ओके, however the scheme ran into difficulties since it was put into practice in a haphazard way without taking cognizance of economic forces. So ये बारे में जब आप बात कर रहे हैं कि स्टेट्स में राइस और व्हीट का कैसे ट्रेड होना चाहिए, कैसे आपस में ट्रेडिंग होना चाहिए, तो ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. 1959 के बात कर रही हूँ मैं. ओके, तो ये क्या हो गया कि इन्होंने इकोनॉमिकली वायबल है क्या ये स्कीम, ऐसे मार्केट में जो इकोनॉमिक फोर्स रहता है जो अपने आप काम करते हैं, डिमांड सप्लाई प्राइजेस, ऐसे इनके बारे में नहीं सोचा. दे जस्ट स्टार्टेड द स्कीम बट इट वाज नॉट इकोनॉमिकली वायबल. Okay, for instance, procurement prices of wheat were fixed at much lower levels than those dictated by the force of demand and supply. सिम्पली तुम्हाला माहिती आहे डिमांड आणि सप्लाय हे दोन लोक ज्या पॉइंटवर येऊन मिळतात त्याला इक्विलिब्रियम पॉइंट म्हणतात आणि तिथे तुमची प्राइस फिक्स होते मार्केटमध्ये. ओके, ये सब आपने लास्ट ईयर में पढ़ा है. तो सिंपली जो ये आपने पढ़ा है तो इसके बारे में, यस फिजा, डू यू वांट टू से समथिंग? आई कुड सी योर रेज्ड हैंड. ओके, इफ यू वांट जस्ट लेट मी नो. लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस मतलब फार्मर से प्रोक्योर करना मतलब लेना. ओके, जो भी अनाज उसने लिया है, वीट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट वाज फिक्स्ड एट वेरी लोअर प्राइस, बहुत ही छोटे लेवल पर फिक्स की गई थी. एंड लेकिन जो मार्केट में ओपन मार्केट में प्राइस आ रही है वो बहुत बड़ी थी. तो डेफिनेटली फार्मर्स नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनको बहुत कम प्राइस मिल रही है. लेकिन अगर आप वो डायरेक्टली ओपन मार्केट में बेच देते तो उनको ज्यादा पैसे मिले होते, बट जस्ट ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल उनको कम पैसों में बेचना पड़ा. Okay, the government formulated price policy for agricultural produce to secure remunerative prices for farmers to encourage them to invest more in agriculture production. So ये policy को formation हुआ for agricultural produce to secure remunerative price. Remunerative price का मतलब होता है जिससे farmers का फायदा हो, और ऐसे प्राइस
उसके साथ वो मतलब कर सके फार्मर्स आगे आकर. ओके, keeping in mind the government announces minimum support prices for major agricultural products every year. तो यही मतलब ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि हर साल एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग होगी फॉर मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हर साल. ओके, जस्ट लेट मी ओके, लेट्स सी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है. Minimum support price MSP is a form of market intervention by the government of India to ensure agricultural producers against any sharp fall in farm prices. एकदम तुमच्या क्रॉपच्या प्राइजेस कमी होऊ नयेत म्हणून फार्मरला थोडा दिलासा देण्यासाठी, थोडं ट्रस्ट मेंटेन करण्यासाठी या प्राइजेस गवर्नमेंट इंश्योर करतं. तो गवर्नमेंट एक प्राइस इंश्योर करता है जिसके नीचे आपका क्रॉप का प्राइस नहीं उतर सकता इफ द क्रॉप का प्राइस इन ओपन मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है. द MSPs आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन. पेरणीच्या आधी, ओके, सोइंग सीजन के पहले ही अनाउंस किया जाता है फॉर सर्टन क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ recommendations of the commissions for agricultural costs and prices, CACP, Commission for Agricultural Costs and Prices. ये recommended करते हैं MSP कितना होना चाहिए. MSP is a price fixed by government of India to protect the producer, farmer against excessive fall in price during bumper production years. Okay, the minimum support prices are the guarantee price for their produce from the government. So अगर इससे ज्यादा प्राइस मिलती है तो अच्छा है MSP से, लेकिन MSP से अगर कम प्राइस मिल रही है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आधार लेना जरूरी है फार्मर को, सो दैट उसका नुकसान ना हो. ओके, सो दैट इज लाइक MRP. लेकिन MRP थोड़ा अगेंस्ट है जो आप देखते हो, राइट. उसका होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर नहीं जा सकते, उसके नीचे बेच सकते हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्राइस अगर 20 रुपए तो 20 रुपए के ऊपर नहीं बेच सकते. सो ऐसे ही है MSP जिसके आप नीचे नहीं जा सकते, उससे कम प्राइस नहीं बेच सकते, कम प्राइस में नहीं बेच सकते. Okay, the major objectives are to support the farmers from distressed sales and to produce food grains for public distribution. So इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, फार्मर्स को सपोर्ट करना था एंड जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए उसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होना. इफ द मार्केट प्लेस फॉर द commodity falls below the announced minimum produce due to bumper production and glut in the market. Glut मतलब इकट्ठा होना, hoarding. Government agencies purchase the entire quantity offered by the farmers at announced minimum price. मार्केटमध्ये खूप ओव्हर प्रोडक्शन झालं आणि कुणी गव्हर्नमेंट फार्मर्स कडून घेत नाहीये माल, असं असेल अनाज, तो क्या होता है गवर्नमेंट MSP पर उसका फार्मर से अनाज लेते हैं. सो दैट वाज अबाउट MSP. आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं क्योंकि ये हमें आगे देखना है. ओके, सो लेट्स स्टॉप इट राइट हियर एंड